मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम सभी लोगों ने एक ऑनलाइन टैलेंट शो भी कराया और उसकी बहुत ही खूबसूरत झलक आप सभी लोगों ने हमारे मिशन परिवर्तन पर भी देखी। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारी जो मैम है बैठी हुई है, आखिरकार वो कौन है? अगर नहीं पता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बहुत ही जज्बे के साथ बताने वाला हूँ। क्यों? इसका रीजन ये है कि मैम जो है लड़कियों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लड़कियों की ये मिसाल भी हैं और ये मिसाइल भी हैं। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मुलाकात करते हैं डॉक्टर कमला महेश्वरी मैडम का और सुनते हैं उन्हीं की कहानी और उनकी ही जुबानी। आप जानना चाहेंगे? जी मैम। देखिए, हर स्थिति के दो पहलू। एक पहलू अगर कहीं नकारात्मक है तो सकारात्मकता है। सकारात्मकता हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और नकारात्मकता हमें पीछे धकेल देती है। हम और गर्त में चले जाते हैं, हम मन से हार जाते हैं। तो मेरे मन में हमेशा एक भावना रही है, यदि कोई मुझसे जुड़ा है तो मैं उसे सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हूँ। क्या बात है। मैं उसके मन में वो बीज बो देना चाहती हूँ कि आप वो कर सकते हैं, आप में वो टैलेंट है, आप में क्षमताएं हैं, आप उन क्षमताओं को उभारिए और पटल पर सामने लाइए। बिल्कुल। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें क्षमताएं हैं नहीं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहली जो चीज़ है डॉक्टर, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने शुरुआत में बताया था, डॉक्टर कमला महेश्वरी मैम का नाम है और ये नेशनल लेवल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक जा चुकी हैं और हमारे पूरे भारत की पहचान बन के उभर के आई और आखिरकार सभी हिंदुस्तानियों का दिल जीता। और ये अभी आप सभी लोगों को पता चल जाएगा जब मैं मैम की छोटी सी कविता आप सभी लोगों से प्रस्तुत करवाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। अब तो मैम सुनाना पड़ेगा, अच्छा लगेगा मैम हम सभी लोगों को, भले ही आपको याद ना हो लेकिन कोई नहीं। हाँ, अभी हम सभी लोग जानते हैं मैम जो है, सबसे अच्छी जो चीज़ है मैम की ना, आप सभी लोग जान जाएंगे, खुश बहुत रहती हैं और दूसरों को भी खुश करती हैं, कभी भी टेंशन नहीं लेती। सबसे पहले तो मैं 9 वर्ष की आप सभी को बधाइयाँ देना चाहूँगी और एक मुक्तक के माध्यम से बिल्कुल मैम मैं बात करूँगी। जो सन 2022 आया है, मैं सबके लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि नव हर्ष मिले इस नव वर्ष में। वाह क्या बात है। नव हर्ष मिले इस नव वर्ष में, उत्कर्ष मिले इस नव वर्ष में, उड़ने के लिए नव पंख मिले, उड़ने के लिए नव पंख मिले, नव आप छुए इस नव वर्ष में, नव हर्ष मिले इस नव वर्ष में। और कहना चाहूँगी साथ में, कविता है बड़ी पर इंटरव्यू में इतनी बड़ी पढ़ नहीं सकती। जी जी बिल्कुल है ना? तो हम निराश न हो, गत वर्षों में हमने बहुत सहा है और हमने आज सावधानियां छोड़ दी हैं, तो हमें सावधान भी रहना है और अपनी आशा को बनाए भी रखना है। तब कहती हूँ, अगर हम सावधानियां बरतेंगे तो हम कहीं हारेंगे नहीं। कि आस के दीप जलाए रखना, आस के दीप जलाए रखना, त्रासदी विषम भुलाए रखना, त्रासदी विषम भुलाए रखना। और आप भले भूल जाएंगे पर रात प्रात सभी साक्षी हैं, इसलिए सावधानियां हमें बरतनी हैं। जो हमने सहा है, सुनी सुनी सड़कों को देखा है, सुने सुने मंदिरों को देखा है, सुने सुने हमने मस्जिदों को देखा है, हमने कहना चाहिए कि हमने गिरजाघरों को देखा है, तो तब कहती हूँ कि रात प्रात
लक्ष्य बनाए क्या बात है, कर्म को लक्ष्य कर्म बनाना। को लक्ष्य बनाए रखना। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे किस तरीके से हम एक ऐसी महान हस्ती से मिल रहे हैं जो सिर्फ वीआईपी नहीं बल्कि वीवीआईपी कहूंगा। वो इसीलिए क्योंकि इनके कर्म बहुत अव्वल हैं, इनके कर्म बहुत ऊंचे हैं। न केवल बधाइयों के स्तर पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी मैडम जाती हैं और पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, नारी के रूप में, एक युवा के रूप में, एक युवती के रूप में। ये नहीं केवल युवतियों को ही आगे बढ़ा रही है बल्कि युवाओं के लिए भी एक मिसाल है और उनके लिए भी हिम्मत को बनाए रखने का काम करती हैं। जिस तरीके से आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, आप सभी लोगों से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करवाएं और जो जहरीला माहौल चल रहा है उसको कम करने का प्रयास करें और अमृत की धारा जो हमने प्रवाह करी है उसको प्रवाह करने की और ज़्यादा कोशिश करें। आप सभी लोगों ने किस तरीके से हमारी मैम के पढ़ने के अंदाज को देखा, और सिर्फ ये तो कुछ रचनाएं हैं, मैम ने बहुत सारी लिखी हैं जिनको मैडम सुनाने वाली है लग रहा है मुझे। कहते हैं जन्म में नैराश्य लिखती, कहते हैं जन्म में नैराश्य लिखती, कोई बतलाए कैसे हंसे लिखती, कोई बतलाए कैसे हंसे लिखती, मारी जा रही हो जब पोखरी सुता, मारी जा रही हो जब पोखरी सुता, दही जा रही हो दहेज को दूही का, दही जा रही हो जब दहेज को दूही का, सास ननदी के तीर हरे संहिता। हालांकि हमारे यहाँ संहिताओं में, और कहना चाहिए कि गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं लेकिन वो सास ननदियों के लिए नहीं बनाए हैं। उन्हें तो जो करना है घरेलू हिंसा करनी है, चाहे वो वाक्य के द्वारा हो या हाथ के द्वारा। तो दही जा रही हो दहेज को दोही का, सास ननदी के तीर हरे संहिता, घर से निकाले बना पर दत्ता, घर से निकाले बना पर दत्ता, पालने की उम्र में ही, पालने की उम्र में ही, पालने की उम्र में ही वो है लुटते, पालने की उम्र में भी वो है लुटते, पशुता की पराकाष्ठता है घटती, पशुता की पराकाष्ठता है घटती, इन तीर तानों से सदैव रिसती, इस तीर तानों से सदैव रिसती, कोई बतलाए कैसे हासे लिखती। क्या बात, कोई बतलाए कैसे हासे लिखती। क्या एक लंबी कविता है, ये तो मैंने नेगेटिव पक्ष दिया है, इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी है। फिर कभी सुनाएंगे, ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो वरना आप ही लोग डिसलाइक करके चले जाएंगे वरना। तो मैम जैसा कि आपने इतना कुछ लिखा अपनी ज़िंदगी में, बहुत आगे बढ़ी, जहाँ तक लड़कियाँ अपने आप को ना पहुँचाना चाहती हैं ना उनके बाप या माता पिता सपोर्ट करते हैं, ऐसा आपके साथ कैसे हो सका मैम? आप इतनी आगे कैसे बढ़ी? देखिए, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत प्यार किया, स्पेशली मेरे पिता ने तो बहुत ही ज़्यादा प्यार किया। मैं अपने पिता की बहुत लाडली थी। मेरी माता के 12 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई, मैंने संतान नहीं। फिर मेरे 2 भाई चल बसे, तो मेरी माँ के बहुत पूजा पाठ से मेरा कहीं ईश्वरीय अनुकंपा से जन्म हुआ। और उसके बाद फिर हमारे बहन भाइयों के 6 बहनें 1 भाई हम लोग हैं। तो पिता की लाडली रही, ससुराल में भी सबकी लाडली रही। हर काम को मैंने करने की कोशिश की, कभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये काम नहीं करूँ, भले ही वो घर का छोटे से छोटा काम हो या बड़ा काम हो। मैं उस मैं सदैव आगे रहती थी, हाँ मैं कर लूँगी, ये मुझे आता है। चाहे मैं जैसे भी करती थी, कोशिश करती थी, इवन चक्की चलाने को भी दिया तो मैं चला, है ना। अगर किसी ने कहा कि गोबर से घर को लीपना है तो मैं वो भी लीपने से कभी पीछे नहीं हटी। तो ऐसा नहीं है कि मैं वहीं, एक बार मेरी परीक्षा ली गई थी ससुराल में। इस तरह से बेटियों की परीक्षाएं ससुराल में ली जाती हैं, और जब देखा
तो फिर आगे से किसी ने कुछ नहीं वो काम करवाए। वो मुझसे। परीक्षा मैम कैसी थी, मैं जानना चाहूंगा नहीं प्लीज। नहीं, परीक्षाएं बहुत थी। जैसे आपको सूप से अगर आप गेहूं नहीं फटकोगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। अच्छा। मैं बीमार थी बहुत। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने घर में नहीं किया। मेरे पिता कभी मेरा नाम नहीं लेते थे कमला। वो हमेशा और सेठ जी और गौरी जी और बेटे कैसे हैं आप, वैसे ही कपड़े पहनाते। लेकिन ये ससुराल थी मेरी, कस्बाई शहर में थी, कस्बाई जगह थी सैदपुर। अच्छा। तो जैसा कि वहाँ का चलन था कि बेटियों की योग्यता की यही पराकाष्ठा है। तो मैं वहाँ खड़ी उतरी और फिर मुझे इतने दायित्व दिए गए कि जब मेरी ससुराल में देख लिया गया कि ये उससे ज़्यादा कहीं है योग, तो उन्होंने अपने बच्चे भी मुझे सौंपे। मैं उनके साथ भी रही, उनको भी पढ़ाया लिखाया, बेटियों को भी पढ़ाया लिखाया। तो इस तरह से घर की एक मेन पावर बन गई। एक समय ऐसा आया। क्या बात है। और अपने पति की प्यारी में सदैव रही। उन्होंने कभी मुझ पर कोई बंधन नहीं लगाया। मेरे ससुर जी ने भी मुझ पर कभी कोई बंधन नहीं लगाया। इवन ये तक कहा मेरे पति ने कि अगर आप कभी सम्मेलन में जाती हैं तो अपनी गाड़ी लेकर जाइए, मैं गाड़ी लेकर आ जाऊँगी। क्या तो ये सुविधाएं मुझे दी गई और उनके बल पर मैं आगे बढ़ी। तो उन्होंने मेरे लेखनी को देखा, सुना, सराहा और सबसे पहली कविता मैं उनको ही सुनाती थी। अच्छा। तो जहाँ पुरुषों की बात आती थी तो वो कहते नहीं ये गलत है। मैंने कहा आप गहराई में जाके देखिए। लेकिन उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, कभी उन्होंने मुझे मना नहीं किया। शुरू से ही आपके घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? सपोर्ट किया। इवन मेरी जब मेरा आयोग से सिलेक्शन हुआ सर्विस में, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सच मानिए, मैं तो इंटरव्यू दे के चली आई थी और पहली बार ही मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। उस दिनों बाद मुझे लेटर मिला कि मेरा सिलेक्शन हो गया क्या बात है। और खुर्जा के लिए हुआ। तो मैं रो पड़े। मैंने कहा मैं तो नहीं चाहती खुर्जा, मैं खुर्जा नहीं जाने वाली, मैं खुर्जा नहीं जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड में कई प्रोफेसर्स के पास और एक साथ में 2 इंटरव्यू कॉल लेटर थे मेरे पास। अच्छा। एक आर्य समाज स्कूल मतलब विद्यालय का था, इंटर कॉलेज का, और एक डिग्री कॉलेज का, पीजी कॉलेज। पीजी कॉलेज का। तो कहा साहब इनका अपने आप लगा बिना प्रयास के, तो ये जा नहीं रही हैं। तो लोगों ने समझाया, एक डॉक्टर रावत जी थे, उन्होंने मुझे समझाया मैडम हम तरस रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम कंफर्म हो जाएं, सर्विस में आ जाएं, और आप उसको छोड़ रहे हो। आपके हाथ में एक में चांदी है और एक में सोना है। मैं उनको शत शत प्रणाम करूँगी कि उन्होंने मुझे राह दिखाई। आदरणीय डॉक्टर रावत सर ने, जो है कॉमर्स विभाग में थे क्लास कॉलेज में, उन्होंने कहा नहीं आपको जाना चाहिए और डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज को, NIST कॉलेज एक जाना माना महाविद्यालय है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, आपका सिलेक्शन इतने ऊंचे कॉलेज में हुआ है तो आपको वहाँ जाके ज्वाइन करना चाहिए। उन्होंने मेरा माइंड कुछ इस तरह से डाइवर्ट किया कि मुझे उनकी बात को श्रद्धा से मैं झुक गई। और जब मैं गई तो मैं अपने ससुर जी के सीने से रो पड़ी कि आप तो नहीं दूर जाओगे, भूल तो नहीं जाओगे आप मुझे, मैं बेटी हूँ आपकी। तो उन्होंने भी समझाया हम बहुत जल्दी बुला लेंगे तुम्हें यहाँ, तुम जाओ और ज्वाइन करो। क्या मैंने वहाँ ज्वाइन किया और वो मेरे दिन, मेरे पति जाते थे 15 दिन में, महीने भर में, 8 दिन में, मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ रही। जैसा मेरे मन में धारणाएं बन गई थी कि पुरुष समाज में कहीं महिलाओं का अनादरत होगी या कहीं हंसी की पात्र बनेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं अपनी शालीनता से सर्विस की और सभी के हृदय में जगह बनाई शुचिता के साथ। क्या बहुत ऐसा है और समझदारी के साथ। और मुझे मेरे उन भाइयों ने भी बहुत प्रमोट किया। आज जो मैं हूँ वहाँ के प्रमोशन की वजह से हूँ और अपने पति के प्रमोशन की वजह। क्या मेरे पति ने कभी कोई रोक नहीं लगाई, मैं कहीं भी गई। अगर उनका साथ मुझे नहीं मिलता, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं वो भुला नहीं सकती उन पलों को। 4 बच्चों की माँ थी मैं, लेकिन फिर भी पग पग कर उन्होंने मेरा साथ दिया।
वो किचन में तो हेल्प नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उस परिवेश में पले नहीं थे, लेकिन वो मेंटली मुझे सपोर्ट, मेंटली बहुत support। मैं कुछ लिखती थी उनको सुनाती थी, और अगर उनको पसंद नहीं आता था तो पहले आलोचक मेरे वही हुआ करते थे, और अगर पसंद आता था तो हाँ ये तो पहले प्रशंसक वही हुआ करते। क्या तो प्रशंसक भी मेरे पहले वही होते थे। और आलोचक भी नहीं, वही। प्रशंसा तो बहुत ज्यादा नहीं करते थे अच्छा। कि कहीं इसको ऐसा ना लगे कि सुधारे नहीं, अच्छा। तो नहीं अभी और सुधार कर लेना, लेकिन अच्छी है। और हमको ये लगता था कि द बेस्ट निकल के आना चाहिए, ये जो करती हैं वो काम बेस्ट तरीके से निकल के आना तो चाहिए। ये जो लेखन का जो कार्य था वो कब से शुरू किया था आपने? देखिए लिखना तो मैं बचपन से ही सटर पटर करती रहती थी, कहानी लिखती, अच्छा, कहानी लिखती थी। और कृष्ण में मेरे परिवार में कृष्ण की पूजा होती श्री थी। कृष्ण। अच्छा, तो उन पे कभी भजन लिख लेती थी, उस तरह से लिखती थी, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं था। मेरा अपना सेल्फ, मेरी रुचि थी, अच्छा। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे करती थी। उसके बाद मैं परीक्षा में जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करती थी, उस समय मेरे माइंड में जो आता था वो हमेशा साहित्यिक रूप में मैंने स्टार्टिंग की उसकी, क्या बात है। और वहाँ मैं नंबर पा जाती। तो उसमें भी मैं लोगों के द्वारा, मेरे टीचर्स के द्वारा पसंद की जाती थी। स्पीच में बहुत छोटी उम्र से देती थी। अच्छा। एक बार तो रमा इंटर कॉलेज फिरोजाबाद में जब मैं पढ़ती थी तो बड़े प्रसिद्ध थे हमारे जो मैनेजर साहब थे, उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया। यद्यपि मैं उस समय 9th क्लास में थी, और जब मैंने देश की हालात के बारे में बताया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का तब युद्ध भी हुआ था, और अपने देश की जब मैंने उस व्यथा गाथा को और ऊपर जाने इसमें थी जब मैं, तो चाइना से जो युद्ध हुआ था तो हम कहाँ मात खा गए थे, ऐसे विषयों पर जब अपनी स्पीच दी तो उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया। क्या और गोल्ड मेडल देख ले रहे हैं आप सभी लोग, गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ, तो तब बचपन से ही मेरे उसमें, पर इतनी समझ नहीं थी कि इन सब चीज़ों को बहुत संभाल के रखना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि मेरा परिवार एक व्यापारिक परिवार था। फादर भी मेरे 8th क्लास पास थे और माँ 6ठी क्लास पास थी, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का वो नहीं था, लेकिन पढ़ाने में मेरे पिता हमेशा कहते थे मैं अपनी लड़की के आगे, नाम के आगे डॉक्टर देखना चाहता, और आखिरकार वो सच हो गया। वो उनकी दुआओं से सच हुआ। मेरे पति ने भी मुझे PhD करने में बहुत दिया। मैं तो खाली BA में ही पढ़ने वाली छात्रा थी जब मेरी शादी हो गई। मेरी बारात भी 3 दिन 4 दिन रुकी रही, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे BA के। उसके बाद MA मेरे पति ने ही पढ़ाया, PhD मेरे पति ने कराई, म्यूजिक से MA मेरे पति ने कराया, और पारिवारिक दायित्व भी मेरे साथ थे ससुराल के। मैम सबसे ज़्यादा आपको किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा महत्ता दे दी आपने शुरू से? मेरा प्रिय सब्जेक्ट तो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मेरा प्रिय सब्जेक्ट, उसमें मैं MA पढ़ना चाहती थी, तो पारिवारिक स्थितियों ने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के नाते मुझे वो अनुमति नहीं दी कि मैं चाहती थी मैं SRK कॉलेज फिरोजाबाद में जाके वहाँ पे पहले था साइको में मैं वहाँ करूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तब से 6 महीने तो रहना पड़ेगा कॉलेज में, वो मुझे अनुमति नहीं मिली। तो इसलिए फिर मैंने हिंदी में MA किया, और साहित्य में मेरी रुचि पहले से ही थी। और मैम हम सभी लोगों ने ये भी देखा है कि आप सबसे ज़्यादा महत्ता जो है वो हिंदी को ही देती हैं, ऐसा क्यों? हिंदी में ऐसा क्या है जो इंग्लिश में नहीं है? क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो एक तरीके से लड़ाई जंग है हिंदी और इंग्लिश में। वो लोग कहते हैं कि हिंदी अगर सीख लेंगे तो फिर हमारी जो आ रही है जो जनरेशन, वो हिंदी में तो कुछ नहीं होने वाला, एप्लीकेशंस हिंदी में नहीं होती हैं, हम सभी लोगों को पता है। तो क्या इस तरीके से लोगों को हिंदी सीखनी चाहिए या सिर्फ हिंदी? देखिए हिंदी को एक मोहरा बना दिया था, हिंदी मोहरा बनी देश में, कैसे यशमान पर, मतलब वो कैसे यशस्वी बने परदेश में, क्योंकि ये एक राजनीतिक बिंदु है। ये अगर आप हिंदी की कथा को सुनेंगे तो हिंदी में कहा गया, अब मैं आपको बहुत पीछे ले चलती हूँ, चलती हूँ बैक, थोड़ा सा बैक चलती हूँ। हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले की नीति बहुत बुरी तरह फैलाई, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया जा रहा था, और जब वो जा रहे थे तो वो चाहते थे
उससे पहले से ही वो चाहते थे। उन्होंने जब यहाँ का भ्रमण किया तो उन्होंने कहा हम किसी हिंदुस्तानी को यहाँ हिला नहीं सकते, ना हिंदू को और ना मुस्लिम। वो केवल 200 लोग आए थे, ईसाई उन्होंने यहाँ आके बनाए लोग। केवल 200 व्यक्तियों ने हिंदुस्तान का नक्शा पलट दिया। हिंदू मुस्लिम हम 700 सालों से साथ रह रहे थे, प्यार से रह रहे थे। हिंदू भाई मुस्लिम के यहाँ जाते थे, ईद को होली दिवाली मुस्लिम भाई आते थे, हम प्रेम से रहते थे। लेकिन डिवाइड एंड रूल की नीति अंग्रेजों ने यहाँ फैलाई। वो परमिशन मांग कर आए थे यहाँ व्यापार करने के लिए इंसानों का, और फिर उन्होंने ऐसे मसाले लगाए हमारे बीच में कि हम फट गए। वो शासक बन गए और हम गुलाम बना लिए गए। बहुत सरल नहीं था ये, इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है। जब उन्होंने घूम आके, इसके पास इतना साहित्य है, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, हमारे रिश्तों में, मैंने रिश्तों पर बहुत लिखा है। हमारे रिश्तों में खटास नहीं पड़ेगी तो हम परिवार टूटेंगे नहीं, एक परिवार नहीं बनेंगे। एक मुखिया के इशारों पर चलते थे। तो बहुत सी बातें उन्होंने देखी। उन्होंने कहा जब यहाँ से न्यूज गई कि हम नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने कूटनीति को अपनाया। उन्होंने ऐसे छल को अपनाया कि यहाँ की लाइब्रेरीज में आग लगाई, सब कुछ लगाया। यहाँ के साहित्य को, जो बहुत बेशकीमती साहित्य था, चाहे वो हमारे वेद रहे हों या और चीज़ें रही हों, वो वहाँ ले गए अपने देश में और बाकी लगाई। और सबसे पहला भ्रम एक फैलाया कि अंग्रेजी साहित्य में जितना कुछ है, जो 2 अलमीरा में बुक्स रख दी जाए, वो हिंदुस्तान की पूरी लाइब्रेरीज मिला दी जाए, उनमें वो ज्ञान नहीं है जो अंग्रेजी साहित्य की 2 अलमीराज में ज्ञान की पुस्तकें, ज्ञानमय पुस्तकें। ये भ्रम फैलाया गया। ये भ्रम ऐसा फैला दिया गया और उनको ऐसा बनाया। तो और यूनिवर्सिटियाँ थी, विश्व गुरु कहलाता था हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के लिए 10-10 बार इंटरव्यूज होते थे, विशेषज्ञ आते थे, और एक ही जगह पर सैन्य शिक्षा भी सिखाई जाती थी। हर तरह की शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा भी एक ही गुरु देता था। हमारे यहाँ गुरुकुल व्यवस्था थी। ये सब अब बंद होते चले जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ गुरुकुल व्यवस्था थी। तो एक गुरु के अंडर में वो बच्चे रहते थे। अगर हम श्री राम को उठाएं, महापुरुष कृष्ण को उठाएं, बताइए भला कौन सा ज्ञान उनके पास नहीं? बिल्कुल ठीक कहा। शस्त्र संचालन का ज्ञान उनके पास था, कूटनीति उनके पास थी, मानवीयता उनके पास थी। वो पहले मानवता का भला करते थे। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ जातिवाद बिल्कुल नहीं था। भील को उन्होंने अपना मित्र बनाया था, पहले से लगाया था। शबरी के झूठे बेर खाए थे। तो बताइए कहाँ था जातिवाद, कहाँ था समुदायवाद? चाहे हम पुराना ले लें और चाहे आज के समय का ले लें, नहीं था। लेकिन वो जो डिवाइड एंड रूल वाली जो नीति डाली गई, वो ही गई। और यही नहीं, वो गए तो वहां से, इस समय मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वहाँ की राजधानी से आदेश आया कि कुछ ऐसा कर आओ कि 100 साल तक तो वो भूले नहीं अंग्रेजी को नहीं भूलें। क्या मतलब अंग्रेजी को ही याद करें, सब चीज अंग्रेजी। जब देखिए हमारे यहाँ हमारे मुस्लिम भाई रहे यहाँ, जब हमारा मुस्लिम मुगल शासन था, तब यहाँ उर्दू फारसी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा है ना। उससे पहले संस्कृत भाषा हुआ करती थी, आर्यावर्त कहलाया था। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने राष्ट्रभाषा अंग्रेजी बना। और साथ में ये एक वो कि इतना ज़्यादा, जबकि रूसों ने ये कहा था कि जो शिक्षा हम स्कूल के विद्यालय में, पब्लिक स्कूलों में देंगे, वो इतनी फलीभूत नहीं होगी जितना कि हम उस बाह्य क्षेत्र में ले जाकर जब हम सिखाते हैं तो बच्चे से कहते हैं बेटा ये गुलाब का फूल है, तो वो गुलाब के फूल को जान जाता है। यानी कि प्रैक्टिकल शिक्षा। गुरुकुलों में वही शिक्षा, प्रैक्टिकल शिक्षा के माध्यम से सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। प्रकृति के साये में हम पढ़ते थे। हम वहाँ हर कठिनाई का सामना करते थे। अगर हमें लकड़ी भी लानी है भोजन बनाने के लिए, तो पेड़ को काट के लाना है, पेड़ लगा के भी आना, लगाकर भी आना है।
ना? सही कहा हमने प्रकृति की सेवा की है, सेवा। प्रकृति को पूजा की है, हमने तुलसी की पूजा की है, बिल्कुल। हमने आंवले की पूजा की है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये बताया, बिल्कुल। नीम हमको ऑक्सीजन देता है, उसमें एंटी फंगल चीज बहुत सारे उसमें है। तो ये तो हमारे यहाँ पूजा की चीज नहीं, बट वृक्ष की हमने परिक्रमाएं लगाई हैं हम महिलाओं ने, अपने पति के लिए दुआएं मांगी हैं, बेटों के लिए दुआएं मांगी हैं। तो हम भला प्रकृति से दूर कहाँ?